ट्रेड, व्यापार। तो ट्रेड के लिए ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे चाइना, अब जब चाइना को ध्यान से देखेंगे, आपको पता है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को विस्थापित करने वाला देश है। चाइना की आबादी से भारत में जो है आबादी जो है वो पूरी फैली हुई थी, वैसे जो है चाइना की भी आबादी इसके पूरे हिस्से में नॉर्थ और साउथ दोनों में फैली हुई थी। चाइना ने जब 1970 के बाद ये डिसाइड किया कि उसके बहुत बड़ा एक जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। भारत 1970 तक भारत और चीन की स्थिति एक जैसी थी, पर कैपिटा इनकम एक जैसी थी, सब कुछ एक जैसा था। वो भी बहुत पिछड़ा हुआ था। बीजिंग सबसे ज्यादा साइकिलों वाला जो है क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसको अपना पूरा जो है वो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी इकोनॉमी को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। उसने क्या किया, जो उसकी स्किल्ड आबादी थी, जो शिक्षा, उसने शिक्षा पे फोकस किया, इंजीनियरिंग पे फोकस किया, और उसने बहुत बड़ी आबादी को इसने साउथ में मूवमेंट कराया। साउथ क्यों? क्योंकि साउथ जो है वो आगे जाकर जोड़ता है, उसी के माध्यम से आप जो है एशिया के हर हिस्से में, अमेरिका में, दुनिया भर में आप व्यापार करने के लिए जो जलमार्ग होते हैं, यानी कि जो शिप्स होते हैं, वो सबसे बेहतरीन मेथड होता है। अब अगर चाइना सामान बनाएगा तो सामान उसको बेचना भी पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सस्ते सस्ता सामान बनाया, दुनिया भर को अपने यहां इन्वाइट किया, और उसने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी दुनिया का जो अभी तुमने सेज सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके साथ उसने सीईजेड बनाया, कोस्टल इकोनॉमिक जोन। यानी वो केवल और केवल पोर्ट पर उसने बंदरगाह बनाने शुरू किए। अपनी आबादी, चाइना ने अपनी लगभग 25% आबादी को माइग्रेट करा दिया नॉर्थ चाइना, ईस्ट चाइना से उठाकर साउथ चाइना की तरफ, जहां पर उसने अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, बड़े पैमाने पर वहां पर उसने उत्पादन शुरू किया। इधर उत्पादन होता था और सबको उठाकर शिप पे लादा, पूरी दुनिया में उसने बेचना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के मार्केट में कब्जा होने लगा। और आगे चलकर चाइना सन 2000 क्रॉस करते करते दुनिया की फैक्ट्री कहलाने लगा। द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना को कहा जाता था। उसके छोटे छोटे जो बंदरगाह हुआ करते थे, मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी, शेंगजियांग हो गया, तमाम जैसे उसके प्रांत हो गए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले क्षेत्रों में कन्वर्ट होते चले गए। और जो अनस्किल्ड आबादी थी, जो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, उसने उठाकर नॉर्थ में भेज दिया, लोएस्ट के क्षेत्रों में भेज दिया। तो बोला जाओ तुम खेती करो और हमारी खाद्य सुरक्षा निर्धारित करो। तो उसने अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा यह रहा कि उसने अपने प्रोडक्शन के लिए, बनाओगे तो सही समय पे बेचना भी तो पड़ेगा, पूरी दुनिया का व्यापार भी तो करना पड़ेगा। आज भारत की, तुम मुझे बताओ, आज अगर चाइना की बात कर रहा हूं, ये जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये तुम्हें लिखना है। ये जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये दूसरी कॉपी में खटाखट पॉइंट्स मारते हुए लिखते जाना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वर्ड है ट्रेड, ये मेरे नोट्स में है, इसका डिस्कशन दूसरी कॉपी में डालना, ये करंट की डिस्कशन है। चाइना वो देश है जहां पर उसने अपने इनलैंड व्यापार, यानी अंतरदेशीय जो व्यापार है, इनलैंड बिजनेस है, 42 से 43% वो अपनी जो अंदर की नदियां हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं इनलैंड वाटरवेज, जो अंतरदेशीय नदियां, जैसे तुम्हारे गंगा जमुना है, उन नदियों से व्यापार करता है, वहां सड़कों से नहीं जाता। 42 से 43% ये नीति आयोग कहता है। और उसको सारी नदियों को उसने पोर्ट से जोड़ दिया है, सारी नदियों को पोर्ट से जोड़ दिया है। इधर आपके छोटे छोटे गांव जगहों पे भी सामान बनता है। नदियों से जो व्यापार होता है सबसे सस्ता होता है। जो चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रिवर के थ्रू होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा सड़क पे 2 रुपया लग रहा है, अगर आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है, तो नदियों से व्यापार मात्र 50 पैसे में होता है। नतीजा है कि भारत जब अपना सामान बनाता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब जोड़ता है तो वो महंगा हो जाता है, और चाइना जो सामान बनाता है अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ता है तो वो सस्ता हो जाता है। तो जब आप विश्व बाजार में जाते हो तो आप क्या खरीदते हो? सस्ता खरीदते हो। यही कारण है कि चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट पे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके पीछे उसने अपनी ज्योग्राफी का पूरा इस्तेमाल किया। उसने अपनी नदियों को गहरा किया, उस नदियों को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया, ले जाकर बंदरगाहों यानी पोर्ट से जोड़ दिया। और पोर्ट से जोड़ने की वजह से इधर सामान बना, सस्ता सामान तुरंत पोर्ट चला गया, वहां मशीनों से लदा जहाज जो है पूरी दुनिया में निकल गए जो है वो बेचने के लिए। और हम आज 2% भी इनलैंड वाटरवेज नहीं कर पाते हैं। अब जाकर तो हमारी नदियों को जोड़ने की केन बेतवा, जो अभी हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ, इतने साल पुराना समझौता, अब जाकर वो पूरा कब होगा ये ऊपर वाला जाने। लेकिन हम अभी भी नदियों को जोड़ नहीं पाए, और हमारी ज्यादातर नदियां अभी भी पोर्ट से जुड़ी हुई नहीं है। यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है, यानी ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई होती है, वो सड़कों के माध्यम से होती है। और सड़कों के माध्यम होने की वजह से हमारे यहां डीजल की कीमतें, पेट्रोल कीमतें बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती हैं, और हम जो है वो क्या होता है, महंगा सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। नतीजा होता है कि हम अच्छा सामान बनाने के बावजूद विश्व बाजार में चाइना से कंपटीशन में मार खा जाते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ था अंतरदेशीय, ये लगातार क्वेश्चन आया होता है, एक बार नहीं कई बार आया। अंतरदेशीय जलमार्ग का ये क्वेश्चन आया हुआ था। तुम्हें पता है, जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि अंग्रेज उस समय सबसे ज्यादा व्यापार हुगली नदी के किनारे कोलकाता में हुआ करता था।
ये तो अब वामपंथी शासन हो गया तमाम तरह का कि वहां पर व्यापार किनारे कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार जहां जहां नदियां थी वहीं पर सबसे ज्यादा व्यापार किया गया था। तुमने देखा होगा जो अंग्रेजों ने, अब आप इतिहास के बारे में थोड़ी भी नॉलेज होगी या सीखेंगे तो क्या था, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और आपने देखा होगा सभी या तो समुद्र के किनारे या बड़ी बड़ी नदियों के किनारे थे, यानी उनका भी मकसद था वो व्यापार करना ही था। तो आपने देखा होगा जो उन्होंने प्रेसिडेंसीज बनाई थी तो उसमें तीनों प्रेसिडेंसीज आप देखोगे वो सब नदियों के किनारे बनी हुई हैं। तो ये लॉजिक है, मतलब उन्होंने क्यों जाकर, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री क्यों जो है वो वहां पे जो कालीकट कलकत्ता में क्यों बसाई थी, वहां पर रिवराइन पोर्ट हुआ करता था, नदी के माध्यम से हम पूरे समुद्र के साथ बंगाल की खाड़ी में व्यापार किया करते थे। तो बहुत सोच, ये हर चीज के पीछे ज्योग्राफी है, इतिहास तुम्हें ज्योग्राफी तय करेगा कि यहां पर क्यों बसे। बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स, हम किसी देश के साथ रिश्ते कैसे बनाते हैं, हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात क्यों कर रहे हैं, फोकस अफ्रीका कार्यक्रम की बात क्यों कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए हमारी पॉलिसी अलग क्यों है, अफगानिस्तान को लेकर हमारे मन में इतना कंसर्न क्यों है, चाइना हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों बनता जा रहा है, हम उसके लिए कंसर्न क्यों है, मैक्सिको व वेनेजुएला में जो हो रहा है उसके लिए हम कंसर्न क्यों नहीं है, क्यूबा से में क्या चल रहा है उसके लिए अमेरिका कंसर्न हो, हम कंसर्न नहीं है। तो इन सब के पीछे कौन होता है, भूगोल। नेक्स्ट आ जाओ, अगला, वेयर ऑफ द रूट्स, हम नए नए मार्गों की खोज करते रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी मार्ग हो, समुद्री मार्ग हो, स्थलीय मार्ग हो, नदी मार्ग हो, ठीक है, जो रूट्स होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल्सो फोकस ऑन द प्राइमरी ऑफ द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो फोकस करता है ये उसके बारे में लिखो। रॉ मटेरियल, कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी ऑलवेज फाइंड आउट कच्चा माल, इसमें कुछ भी हो सकता है। सऊदी वालों ने जिस दिन उन्होंने ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोलियम खोज लिया, वो रेगिस्तान से मालिक बन गए, वो दुबई में कन्वर्ट हो गए, वो यूएई में कन्वर्ट हो गए। जिस दिन उन्हें पता चला कि ये कच्चा माल, पेट्रोलियम में तो कच्चा माल है, नीचे यहां पे रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन लोहा, जिस दिन चाइना को यह पता चल गया कि 1970 तक भटक रहा था, उस समय एशियन टाइगर्स, जापान, ताइवान, ये सब ताकतवर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, चाइना भटक रहा था, तड़प रहा था। 1970 में 3 करोड़ लोग भूख से मर चुके थे। इसके पास जो गौरैयों को इन्होंने मार दिया था, चिड़िया को मार दिया था, गौरैया गेहूं का दाना खा जाती है, इसलिए गौरैयों को मारने के लिए पूरा राष्ट्र जो है लग पड़ा था कि हमारा इतनी बुरी, इतनी, आज जिस चाइना के बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कैसे वो राष्ट्र जो है वो कन्वर्ट हो गया एक बहुत ताकतवर नेशन में, राइट। जिस दिन उसने खोज लिया कि इधर पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ बढ़ी, उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल, प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, रेयर अर्थ मटेरियल, दुर्लभ मृदा तत्व 90%, ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उसकी जान होती है, वो रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ मृदा तत्व। लिख लेना, सब प्री में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा मेरे डिस्कशन से। जापान के पास 10% है, 90% चाइना के पास है, ये इसके पास निकल आया। बस फिर आज की दुनिया में तुम उठा के देख लो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, डिस्प्ले डिवाइस हो, इस पे जिस पे पढ़ा रहा हो वो भी पलट के देख लेना, उसमें लिखा होगा, या तो उसकी अगर ऊपर नहीं लिखा होगा तो अंदर उसके मटेरियल में खोल के देखना, मेड इन चाइना ही लिखा होगा। और भारत आज तक एक सेमीकंडक्टर अपने यहां बना नहीं पाया है, राइट। जैसे भी बच्चे ने कहा रूट में, सिल्क रूट, बहुत बढ़िया, शाबाश बंड। सिल्क रूट वो रूट था जिसकी वजह से चाइना का व्यापार वेनिस तक पहुंच गया था, मध्य यूरोप तक पहुंच गया था। तो नए नए मार्गों की खोज करना, ठीक है। तो ज्योग्राफी का पहला याद रखिएगा, मैपिंग ज्योग्राफी का हार्ट है। ज्योग्राफी ये, इसको हम वेयर को कहां ढूंढते हैं, मैपिंग में ढूंढते हैं, कहां जल है, कहां खाद्य है, कहां सिक्योरिटी है, कहां जियोपॉलिटिक्स है, कहां ट्रेड है, कहां पे कौन सी चीज है। अगला, ज्योग्राफी हमें क्या बताता है, हाउ ह्यूमन एंड प्लेसेस आर रिलेटेड और इंटरेक्ट। लिखो, मनुष्य और उसका स्थान किस प्रकार, मनुष्य और उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो 11th-12th क्लास में तुम पढ़ते हो उसका बेस है ये। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी में आते हो तो इसकी शुरुआत वो करते हैं, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें वो इंट्रैक्शन सिखा दूंगा, उसके बाद तुम कहोगे सर कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, लॉजिक इतना सही काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पीपल लिविंग इन डेजर्ट, 7th क्लास में मान लो दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में रह रहा है तो यार इस तरह का कोट तो नहीं पहनेगा, वो क्यों इस तरह पहना जा रहा है। और यहां तक कि भूगोल धर्मों को भी तय करता है, धर्मों के रीति रिवाज क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। द पीपल लिविंग इन डेजर्ट, मान लो डेजर्ट 2 प्रकार के, तो लिखो उदाहरण के लिए, वह लोग जो रेगिस्तान में रह रहे हैं, एक गर्म रेगिस्तान होता है और एक ठंडा रेगिस्तान। जैसे हमारा लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, चिले अटाकामा ठंडा रेगिस्तान है, सहारा कालाहारी हमारा थार ये गर्म रेगिस्तान है। तो ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडा रेगिस्तान होता है फॉर एग्जाम्पल। अब सवाल है कि कोई व्यक्ति डेजर्ट में रह रहा है, और कल मैंने आपसे एक वर्ड किया था कि मैं जिस दिन आपको एडॉप्टेशन सिखा दूंगा कि आप अनुकूलित कैसे होते हैं अपने सराउंडिंग के आसपास।
मनुष्य जीवित है, कोई भी अगर व्यक्ति हमें जीवित दिखाई पड़ा, कोई भी हमें प्राणी जीवित दिखाई पड़ा, वो इसलिए जीवित है क्योंकि उसने अपने सराउंडिंग के साथ क्या किया है, इंटरैक्ट कर लिया है, उसने जो है वो अनुकूलित कर लिया है। अब अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो ये बताएगी कि आप किसी भी क्लाइमेटिक यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन में कैसे रह रहे हैं। मान लीजिए हम किस बार एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल पीपल लिविंग इन द डेजर्ट, लोग जो रेगिस्तानों में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हाउ डू डेजर्ट पीपल एडॉप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, रेगिस्तान का व्यक्ति कैसे अपने आप को अनुकूलित करता है, रेगिस्तान का व्यक्ति स्वयं को किस प्रकार अनुकूलित करता है। आप में से कोई जानता है कि अरब के लोग जो तुमने देखा होगा, शेख वेक एकदम बढ़िया झकास सा एकदम चोला टाइप, सबने देखा, सबने एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, सर पे वो सफेद रंग का बांधते हैं और पूरा जो है सफेद रंग का चोला पहनते हैं। तुमने देखा है जो अरब के लोग होते हैं। या हमारे यहाँ तुमने देखा होगा कि जहां गर्म बहुत पड़ता है, अगर भारत के मैदानी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में भी चले जाओगे, जो आपने चरवाहा तमाम, वो कॉटन की धोती पहनते हैं। महिलाएं जो है घाघरा पहनती। ध्यान से कभी सोच के देखना, कभी एनालिसिस करके देखना कि आपने देखा होगा, अगर आप रेगिस्तानी इलाके में चले जाओगे, राजस्थान में जाओगे, तो वहां महिलाएं जो है वो क्या होता है, घाघरा पहनती, खूब मतलब एक ऐसा कपड़ा जो एयर के साथ है, मतलब, और जो पुरुष जो है तो धोती पहनते हैं। और आपने देखा होगा सऊदी अरब में वो ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक एक लबादा पहने, तो सोचते होंगे यार इतनी गर्मी पहले ऊपर से नीचे तक क्यों पहन लिया इन्होंने, ठीक है, हाँ या ना। सफेद कपड़ों से धूप कम लगती है तो इतना बड़ा लबादा क्यों पहना हुआ है, सफेद शर्ट पहन ले, सफेद पैंट पहन ले, ठीक है, तो वैसा क्यों पहनते हैं, वो लबादा टाइप क्यों पहनते हैं बेटा। आपने कहा सफेद कपड़ों में जो है कम, लेकिन रेगिस्तान में तुम जाओगे तो वहां सफेद कपड़े नहीं पहने जाते हैं, वहां तुम देखोगे रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। अगर कोई रेगिस्तान हमारे यहाँ राजस्थान से है तो तुम देखोगे बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा क्यों, अरे हमें पता है हॉट वेदर के कारण, बट वाई, इस बात को समझो, यही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा, मेरे साथ ऐसे ही पढ़ोगे। जो चीज पढ़ रहे हो उसका कारण बिना जाने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ इसके लिए, तो उसका तुम्हें कारण जानना पड़ेगा मेरे साथ। अब बताता हूं, जब हम किसी चोलेदार कपड़े पहनते हैं, अब तुम्हें इसका उल्टा बताता हूं, अब ध्यान से समझना। कभी भी आपने मेरी एक फोटो देखी कि मैं कश्मीर गया था, मैंने फैरहन, वहां फैरहन पहना जाता है, वहां तो बड़ी ठंड पड़ती है, वहां तो गर्मी का कोई मैटर ही नहीं है। तो फैरहन क्या होता है, एक ऐसे ऊपर टाइप का होता है, ऊपर से आप डाल लेते हैं गले में, और वो बड़ा ऐसे खाली खाली सा होता है, लोग यहां तक कितना बड़ा होता है उसके अंदर अंगीठी भी रख लेते हैं, फैरहन पहना जाता है। अगर सऊदी अरेबिया में ऐसा कपड़ा, आपने कहा कि वो हीट को, तो इस तरह का कपड़ा, ये जो कपड़े का डायमीटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। आपने देखा होगा जहां एक्सट्रीमिटीज ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि जहां पर तापमान बहुत उच्च या बहुत निम्न है, इसको एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, यानी तापमान की उच्चता या बहुत निम्नता, दोनों बहुत ही खतरनाक होती हैं। जीवन जो होता है वो एक समताप में चलता है, एक सामान्य ताप में चलता है। तापमान की बहुत हाई होना, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई होना, टेम्परेचर बहुत कम होना, ये दोनों जीवन के लिए खतरनाक माना जाता है, राइट। तो यहां पर क्या होता है, तुमने देखा होगा अगर ध्यान से, तो ये एक ओपन कपड़ा होता है जो शरीर से चिपका नहीं होता है। इट हैज सम डिस्टेंस, लेयर, दैट इज द एयर लेयर बोलते हैं इसको हम लोग, यानी कि वो जो है हवा की परत होती है। हवा की जो परत होती है वो ताप की कुचालक होती है, यानी इंसुलेटर टुवर्ड्स हीट, यानी अगर बाहर गर्मी है तो ये तुरंत की तुरंत गर्म नहीं होती है। ऐसा ही हम जब आप कभी भी लाल किला जाओगे, कभी भी आप जो है वो किसी पुराने महल में जाओगे, तुम देखोगे उनके पास एयरी कॉरिडोर्स हुआ करते थे जब उनका आर्किटेक्चर तैयार होता था। तो विज्ञान हर जगह है, वो अनुकूलित हैं, वो जीवित हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उसकी ज्योग्राफी के साइंस को समझ लिया, ज्योग्राफी के साइंस को समझ लिया, भूगोल के विज्ञान को समझ लिया, इसीलिए अनुकूलित हैं। तो भूगोल में विज्ञान और विज्ञान समझ गए तो वो इसीलिए जीवित हैं। तो जब फैरहन आप पहनते हैं तो फैरहन ऊपर से डाल लेते हैं, वो क्या होता है, एक एयरी कपड़ा होता है, तो वो आपके शरीर के तापमान के साथ वो एयर क्या हो जाती है, वो उतनी गर्म हो जाती है, और बाहर जो हवा ठंडी होती है वो आप पे ज्यादा फर्क नहीं डालती। क्यों, वो ढेर सारे स्वेटर नहीं पहन सकते थे, ऐसे जैकेट नहीं पहन सकते थे कश्मीर के लोग, फैरहन क्यों डालते हैं। और सऊदी अरब में क्या उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो तो सोने के कपड़े पहन सकते, इतना पैसा उनके पास, तो वो ऊपर से इसलिए डालते हैं क्योंकि एयर जो होती है वो क्या आती है, हीट की इंसुलेटर होती है। इसका क्या मतलब हुआ, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, अगर आप भूगोल के विज्ञान को समझ गए तभी आप अनुकूलन कर पाओगे, अनुकूलन कर पाओगे, यानी आप जीवित रहोगे, एडॉप्ट कर पाओगे, तभी आपका कल्चर सरवाइव करेगा। कल्चर कभी बिना ज्योग्राफी के सरवाइव नहीं कर सकता, याद रखिएगा। कल्चर की डायवर्सिटी, संस्कृतियों की डायवर्सिटी भूगोल की डायवर्सिटी पर निर्भर होती है, लिख लो। संस्कृतियों की विविधता भूगोल की विविधता पर निर्भर होती है, ठीक है। देखो सऊदी अरब में गर्मी से बचने के लिए वो चोलेदार कपड़ा पहन रहे हैं, और कश्मीर में वो सर्दी से बचने के लिए एक चोलेदार कपड़ा पहन रहे हैं। तो संस्कृतियों की विविधता भूगोल की विविधता पर निर्भर करती है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर डिपेंड्स ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी। लिख लो, जो अभी बात हो रही है वो तक समझ में आ गई।
कुछ लोग ढेर सारे अंदर क्या है ना, ढेर सारा चीज, जैसे ग्लास को खाली नहीं करूंगा तो भर नहीं पाऊंगा, बहुत ढेर सारी चीजों के साथ बैठे हुए हैं। पहली बात, कोई टीचर इतना स्कोप में जाकर समझा रहा है तो थोड़ी घबराहट होगी, होने दो। तुम्हारे यहाँ मकान कैसे होते हैं? हमारे यहाँ अगर हम प्लेन की बात करें तो सिंपली ऐसे मकान होते हैं ना, देखो ऐसे होते हैं, ऐसे मकान बना दिया जाता है, ऐसे होता है, सिंपली फ्लैट छतें होती हैं ऐसा। हाँ, ऐसे दरवाजे होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि सेटलमेंट कैसे होता है, ज्योग्राफी क्या क्या तय करा देता है हमारा, ठीक है, हमारा सेटलमेंट, हमारे मकानों का प्रकार। तुमने कभी भी पहाड़ी क्षेत्र में देखा होगा मकान इस तरह से होते हैं, दैट इज पहाड़ी क्षेत्र में अगर कोई होगा जहां बर्फ गिरती है, तुमने देखा होगा मकानों की छत इस तरह स्लैंट होती है, राइट और रॉन्ग? अगर मेरा कोई स्टूडेंट आसाम से है, तुमने देखा होगा मकान मचानों पे बनाए जाते हैं, नीचे बांस होता है, बांस जो पानी में जल्दी सड़ता नहीं है, जमीन से थोड़ा ऊपर होता है जहां पानी बहुत बरस रहा है, काजीरंगा के क्षेत्र में। और तुमने देखा होगा मकान इस तरह से बनाए जाते हैं, हाँ या ना? ये जो होता है स्टेंट्स होते हैं यहां पर, ये जो है वो बांस के ऊपर खंभे रखे जाते हैं ताकि ढेर सारा पानी का बहाव जो ढालों से बहता है वो बर्बाद ना कर दे, जली जंतु अंदर ना चले आए घर के। हम मैदानी क्षेत्र में इस तरह के मकान बनाते हैं, छज्जे वाले हमारे मकान होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के मकान बनाते हैं। और अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में जहां खूब पानी बरस रहा, वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट है, आसाम का क्षेत्र हो गया, तो वहां पर हम मकान जो डायरेक्टली जमीन पर बनाते ही नहीं है, नींव नहीं बनाते हैं, वहां पर हम बांस के मचानों के ऊपर मकान रखते हैं, हाँ या ना बच्चा? तो अगर हम अपने आर्किटेक्चर को ही देखें, अपने सेटलमेंट को देखें, अधिवास को देखें, हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप मिलते हैं। यहां तक कि मटेरियल भी अलग होता है। यहां बांस, क्योंकि यहां हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहां का भूगोल, यहां की जलवायु जो है वो बांस को सपोर्ट करी, बांस पानी में सड़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप समुद्री किनारे जाओगे, ताड़ के पत्तों का प्रयोग देखो, नारियल के पत्तों का प्रयोग देखोगे, तो हर जगह हमारा मटेरियल भी चेंज होता चला जाता है, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी सेलेक्ट अवर आर्किटेक्चर, हाउ वी सेलेक्ट अवर सेटलमेंट, हम किस प्रकार अपना सेटलमेंट चुनते हैं। सो ज्योग्राफी हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ। घबराना नहीं कि अभी ओजांग सर क्या पढ़ा रहे, अरे सुनते जाओ। अभी तो मैं सिर्फ अंदर का जो तुम्हारे अंदर मलबा भरा ना, उसे तोड़ रहा हूं, उस मलबे को निकाल रहा हूं जो अंदर वो भर दिया गया ना, कि पहला लिखो भूगोल, भूगोल की परिभाषा, ठीक है, भूगोल पृथ्वी गोल, ठीक है, ये फलाने, ये जो भरा गया, उसको खोद खोद के निकाल लो। बता रहा हूं कि थिंक करो कितना गहरा है भूगोल, और हर चीज का लॉजिक जानना शुरू कर दोगे ना, जब ये मेरे साथ अभी क्लासेस में बार बार सुनोगे, अभी इसके और लॉजिक सुनोगे, जब तुम्हें एडॉप्टेबिलिटी में तुम बताया कि भूगोल क्या कर सकता है, जब एडॉप्टेबिलिटी की कंडीशंस बताऊंगा, जब तुम्हें कालाहारी अफ्रीका के लोग बताऊंगा किस तरह से वो पानी को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, कहां से पानी लेते हैं, जो कंदमूल जड़ें होती हैं उनसे अंदर का वाटर जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हीं कालाहारी के आदिवासी लोगों, जो जंगली लोग हैं, उनके अध्ययन बताऊंगा कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो अपना चलाते हैं, जो शायद हम नहीं कर पाते। क्यों? जापानीज जो है, जापानीज कागज का घर बनाते हैं, ठीक है, पिक्चरों में तुमने देखा होगा, वो ऐसे निंजा अटैक होता है तो वो जैसे ही वो आके गिरता है पूरी पूरी दीवार गिर जाती, कागज के घर होते हैं, ठीक है, गत्ते के घर होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एविडेंस ऑफ 80% भूकंप केवल जापान में अकेले आता है। यस, बांस की सब्जी तक खाते हैं यहां पर, यहां असम में तमाम जगहों पे बांस की सब्जियां खाई जाती हैं, उनकी कोपलों की। सो हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे अधिवास, हमारी जो चीजें हैं, डांस, ये सब कुछ जो है वो भूगोल तय करता है। तो इसकी डेप्थ को आप समझने की कोशिश करिए, घबराना नहीं है। नाइल जल संधि को कैसे जोड़ सकते हैं? ब्लू वाटर नेवी बेसिकली एक्ट है, जल संधियां तो किसी को भी आप जोड़ो, ठीक है, वो एक्ट है, किसी देश के पास कितनी ताकतवर है।